आह, आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों। तो बच्चों, आई थिंक लाइव हो गई है क्लास। सबसे पहले एक पॉइंट आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये गाना वाना कहां बॉलीवुड चले गए सर आप। देयर इज अ पॉइंट विच यू नीड टू लर्न गाइस। आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों। अब ये तो आसमां नीला वाला कंसेप्ट आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन पानी गीला क्यों है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस सेशन में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये वर्ड जो हम यूज करते हैं कि सर पानी से गीला हो गया, वो वाटर से ही गीला क्यों है, कोई और लिक्विड है जिससे हम गीला नहीं हो पाते हैं। तो इन सारे चीजों के बारे में बातें करेंगे और यहीं से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है। आज का जो टॉपिक भी हमारा, दैट इज नथिंग बट द सरफेस टेंशन। ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस surface tension topic, some of you guys are not knowing me, so for them, my name is Mridang Saurabh Dear. I have done my master in NIT Warangal, और जो टॉपिक था, जो ब्रांच था, दैट इज environmental engineering. After that, as I was interested in research part, so that is the reason I went to the BARC for as a researcher. For more than 1 year, I have done my research work, and after, as I having another passion of teaching, मैं फिर अपना टीचिंग कैरियर स्टार्ट किया। बिफोर ज्वाइनिंग द टीचिंग कैरियर, मैं एलएनटी में भी मतलब क्वालिफाइड हो गया था। आई गॉट द जॉब बट आई डिडंट ज्वाइन दैट पार्ट। तो एक वो चीज हो गई वहां पे। और टीचिंग के रिगार्डिंग कुछ बच्चे ऑलरेडी मुझे जानते होंगे, मेरी टीचिंग स्टाइल से वाकिफ होंगे। जो बच्चे नहीं वाकिफ है वो धीरे धीरे वाकिफ हो जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पे हम अब मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है सरफेस टेंशन। सम ऑफ यू गाइज हैव हर्ड अबाउट दिस टॉपिक, डेफिनेटली कहीं सुना होगा, कहीं देखा होगा, कई चीजों को ऑब्जर्व किया होगा। आज उसका थोड़ा हम इंजीनियरिंग वे में, थोड़ा हम एनालिटिकल वे में उसके बारे में बात करेंगे सरफेस टेंशन में, और कुछ जो आपके डाउट्स होंगे रिगार्डिंग सरफेस टेंशन उसको भी हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सरफेस टेंशन, मैं थोड़ा एक बार चाहूंगा कि आप सब लोग अपने माइंड में ना थोड़ा सरफेस टेंशन की, सर सरफेस टेंशन में कहां सुना था, रियल लाइफ एग्जांपल क्या था सरफेस टेंशन का, इन सारी चीजों के बारे में आप एक बार थोड़ा सा सोचिए। एंड बिफोर दैट आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड पार्ट। सरफेस टेंशन के कुछ एग्जांपल जो आपके दिमाग में आते होंगे, वन ऑफ द एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आप देखोगे वाटर स्ट्राइडर। तो वाटर स्ट्राइडर क्या है? वो वाटर स्ट्राइडर आप देखोगे कि वो आपके पानी पे बैठा है, दैट मीन्स इट इज सिटिंग ऑन द वाटर सरफेस, और क्या वो फ्लोट कर रहा है। एक जनरल थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या सर, ये तो पहली बार सुना सर कि बैठा और फ्लोट दोनों में डिफरेंस है। हाँ, बिल्कुल डिफरेंस है। ए बॉडी इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर दैट इज डिफरेंट थिंग। ए बॉडी इज सिटिंग ओवर द वाटर सरफेस, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो जो सिटिंग ओवर होगा कि फ्लोटिंग ओवर होगा, उसके बारे में आपको पता चलेगा इस लेक्चर्स में। दैट इज व्हाई वाटर स्ट्राइडर इज सिटिंग ओवर द सरफेस। और अगर दूसरा आपको डाउट लग रहा होगा कि वो फ्लोट कर रहा है, तो दोनों के बारे में आपको डिस्कशन इसमें पता चलेगा। दूसरी चीज है, अगर आपने कभी नोटिस की होगी कि जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर आप एक सरफेस पे, या वो ग्लास का मतलब आपके बीकर हो सकती है, बीकर में पानी रखा हुआ हो सकता है, या ग्लास में पानी रखा हुआ हो सकता है, या ऐसे कहीं भी चीजें पे रखी हो सकती है। तो अगर वहां पे आप देखेंगे तो जो आपको अगर पानी का ड्रॉपलेट आप डालेंगे तो आपका पानी ड्रॉपलेट ना रिबाउंड कर रहा होगा। इफ यू सी इन वेरी मतलब माइक्रोस्कोप में, या थोड़ा आप उसको इनलार्ज करके देखेंगे तब दिख पाएगा, या नॉर्मली भी रियल लाइफ में थोड़ा ऑब्जर्व करके देखेंगे तो दिख जाएगा दैट वाटर सरफेस आप देख रहे हो, दिस इज रिबाउंडिंग। ये रिबाउंड देख रहे हो? सो इस हाइट का आपको रिबाउंड दिखने को मिलेगा। दिख रहा है? ये रिबाउंड क्यों हो रहा है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा बाय लर्निंग द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। Another example, if you want to see, some of you guys have seen कि sir, why rain droplet are, some of you guys are asking generally to me is why rain droplet are spherical in shape. तो पहला तो मेरा सवाल यही आ जाएगा यहां पे कि क्या सच में स्फेरिकल शेप में होता है? क्या सच में जो है आपका रेन ड्रॉपलेट जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है? इस सवाल का जवाब आपके दिमाग में सोचना पड़ेगा। और मैं अगर बोलूं कि नहीं, कि नहीं ये स्फेरिकल शेप में नहीं होता है, तो आपने रेन ड्रॉपलेट का शेप देखा होगा कुछ इस तरीके से। बट एक्चुअली आप सब लोग जो बोल रहे हो कि सर होना चाहिए स्फेरिकल, होना चाहिए वो स्फेरिकल, तो स्फेरिकल इन द सेंस अगर मैं उसको ड्रॉ कर पाऊं तो कुछ इस तरीके का हो। ठीक है।
तो कुछ इस तरीके का आप बोल रहे हो कि सर स्फेरिकल इस तरीके का होगा, बट मैं बोल रहा हूं कि नहीं, मुझे तो इस तरीके का दिखता है। और आपने भी अपने रियल लाइफ में देखे होंगे कि आपको रेन ड्रॉपलेट इसी शेप का दिखता होगा। तो सर ऐसा क्यों? अब यहां पे भी एक कहानी है, यहां पे भी आपको एक कंसेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। समझने के लिए अभी आप समझ लें कि सरफेस टेंशन की वजह से क्यों है रीजन, क्या है रीजन, इसके बारे में भी हम बातें नहीं करेंगे, थोड़ी देर में आपको खुद ही समझ में आ जाएगी वो बात। लेकिन सरफेस टेंशन की वजह से वो स्फेरिकल शेप तो लेता है, स्फेरिकल शेप तो लेता है, बट इन रियल लाइफ जब आप बात करते हो तो रियल लाइफ में एक बाबा, हमारे एक बाबा है ना अपर लेवल वाले, जो मतलब सबसे बड़े बाबा, दैट इज नथिंग बट द न्यूटन बाबा। सो अगर न्यूटन बाबा छुट्टी पे हैं, छुट्टी मतलब वेकेशन पे हैं, तो आपको कुछ स्फेरिकल दिखेगा। अगर वो एक्टिव हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्टिव ही रहते हैं, तो फिर आपको इस तरीके का शेप दिखेगा। सर ये बात समझ नहीं आई, न्यूटन बाबा को आपने यहां कनेक्ट कर दिया। सिंपल सी बातें हैं, न्यूटन बाबा इन दैट मींस ग्रेविटी की बातें हो रही है। दैट मींस अगर आप बात करते हैं ग्रेविटी इज प्रेजेंट, अगर ग्रेविटी प्रेजेंट है तो आपको उस तरीके दिखेगा। अगर ग्रेविटी एब्सेंट है नो ग्रेविटी लिख दीजिएगा, तो आपको कुछ इस तरीके का शेप दिखेगा। अगर ग्रेविटी आपको प्रेजेंट है तो आपको कुछ इस तरीके से शेप दिखेगा। ग्रेविटी प्रेजेंट मतलब न्यूटन बाबा प्रेजेंट, न्यूटन बाबा रहेंगे। ग्रेविटी नहीं है मतलब न्यूटन बाबा वेकेशन पे हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। तो सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल शेप लिया, बट अगर ग्रेविटी भी है आपके रियल लाइफ में, जो होता ही है, हमें ऑब्वियसली ग्रेविटी तो होगा ही, तो आपको कुछ इस तरीके का शेप दिखता है। अब ग्रेविटी की वजह से इस तरह का शेप क्यों दिख रहा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको देखिए अगर नीचे के पार्ट में ग्रेविटी लग रहा है तो आपका जो हैवी वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब ये स्फेरिकल ही क्यों, इस पे आपके दिमाग में डाउट आनी चाहिए, क्वेरीज आनी चाहिए, एक सोच आनी चाहिए कि सर क्यों स्फेरिकल ही क्यों। तो ये चीजें हम डिस्कशन कर लेंगे सरफेस टेंशन को समझने के बाद। तो अभी तक मैंने आपको जो भी एग्जांपल दिए, ऑल द 3 एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन यू, इस सारे एग्जांपल हम वापस फिर से आएंगे और इस एग्जांपल का जो रीजन है, जो साइंटिफिक रीजन है, वो आपको क्लियर हो जाएगा जब हम वापस आएंगे। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल भी आपके दिमाग में होंगे कि सर आपके जो वॉल से अगर पानी का वो लीकेज होता रहता है तो वो भी स्फेरिकली दिखता है। और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके सरफेस टेंशन के। कैपिलरी राइज जो होती है वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होती है, तो वो भी एक आपका ऐसा एग्जांपल हो सकता है। इसके अलावा भी आपके पास रियल लाइफ में कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो मैं चाहूंगा आप सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में वो एग्जांपल जो आपको लगता है कि सर क्या ये सरफेस टेंशन की वजह से है, क्या ये सरफेस टेंशन की वजह से है, तो वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन को समझना। सरफेस टेंशन को समझने से पहले कुछ चीजों के बारे में आपको जानना होगा। 2 फोर्स कुछ लोग जानते होंगे, आई नो, बट कुछ लोग जो भूल चुके होंगे 11th 12th वाली बातों को, मैं उनको याद दिला रहा हूं। 2 फोर्स, एक होता है एडिशन, एक होता है कोहेशन। सिंपल शब्दों में समझें तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल को, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होती है, उसको हम लोग बोल रहे हैं कोहेसिव फोर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल मैं हूं और कोई बाहर का मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल वाटर है, उसका एयर के साथ कनेक्शन है, ठीक है, दैट्स उन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपको अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो रही होगी, उसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। क्या ये बातें क्लियर है एकदम? तो अगर आप एक फिगर के देख सकते हैं डायग्राम फॉर्मेट में भी, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है आपको? कोहेजन। वाटर का अदर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? एडिशन। क्या पॉइंट समझ में आई? बहुत ही सिंपल चीज है कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में, ऐसा नहीं अभी मैं वाटर के केस में आपको बता रहा हूं क्योंकि हमारा डिस्कशन वाटर के केस में, बट अदर भी हो सकते हैं।
तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपको फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, दैट इज नथिंग बट द कोहेसिव फोर्स। और दूसरी बात, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में, फॉर एग्जांपल एक वाटर है, दूसरा कोई और मॉलिक्यूल हो सकता है, इन दोनों के बीच में जो आपकी फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन फोर्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोहेसिव फोर्स, एडिटिव फोर्स एकदम क्लियर है? ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट जो आप लोगों को समझना है बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन, दैट इज कॉन्टैक्ट एंगल, या उसको आप बोलते हो वेटेबिलिटी। आप बोलते हो ना, अभी मैंने आपसे बोला पानी गीला गीला क्यों, तो वो जो वेटिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिक्विड की, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसको समझने के लिए, उसको टेक्निकली थोड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक वर्ड बना दिया है, एक टर्म बना दिया है, कॉन्टैक्ट एंगल। So let me read this contact angle first. Contact angle is an angle formed by a liquid at the three-phase boundary where liquid, gas, solid intersect. तो पहली चीज दिमाग में आ गई कि जहां पे लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा और सॉलिड बाउंड्री भी होगी। तो एक एग्जांपल की तौर देख सकते हैं, यहां पे आपका ये सॉलिड बाउंड्री है, ये कोई भी लिक्विड हो सकती है, और ये देखिए आपको एक टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, और उस टेंजेंट का जो एंगल बना विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस, दैट समथिंग वी आर कॉलिंग एज कॉन्टैक्ट एंगल। तो ये आपका थीटा है। अब इसकी बेसिस पे हमने लिक्विड को कैसे डिफरेंशिएट किया, इसके बारे में समझिएगा, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा आपको, बस ध्यान से सुनते रहिएगा चीजों को। फिगर को पहले ध्यान से समझिएगा, फिर इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। व्हाट आई एम गोइंग टू ड्रॉ, आपके पास दो सरफेस है, आपके पास दो सरफेस है। एक सरफेस हमने यहां लिया है, दिस इज आवर सॉलिड सरफेस, ये आपका दूसरा सॉलिड सरफेस है। ये आपका दूसरा सॉलिड सरफेस है। इस केस में हमने कोई लिक्विड लिया है, वो कौन सा लिक्विड है वो आप लोग बताओगे। इस केस में कौन सा लिक्विड है वो भी आप ही लोग बताओगे। अब अगर इस केस को हम ध्यान से देखें, इस केस को अगर हम ध्यान से देखें, तो यहां आपको दो टेंजेंट फॉर्म हो सकती है। एक टेंजेंट आप यहां फॉर्म कर सकते हो, एक टेंजेंट आप यहां ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब इस टेंजेंट के हिसाब से अगर आप यहां एंगल देखोगे, सो एक आपको कॉन्टैक्ट एंगल यहां फॉर्म हो रहा है, एक कॉन्टैक्ट एंगल आपको यहां फॉर्म हो रहा है। अगर ये कलर विजिबल नहीं हो तो मैं आपको दूसरे कलर से बता देता हूं। इफ ग्रीन इज नॉट विजिबल, आई थिंक दिस कलर विल बी विजिबल टू यू। ठीक है, दो कॉन्टैक्ट एंगल आपको फॉर्म हो रहा है। यहां आपको एक कॉन्टैक्ट एंगल फॉर्म हो रहा है जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं थीटा, यहां भी एक नाम हो रहा है जिसको आप नाम दे सकते हो थीटा। अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, इन दिस केस थीटा इज लेस देन 90, थीटा इज लेस देन 90। आई थिंक ये वाला पार्ट आपको विजिबल नहीं होगा, ये कलर विजिबल नहीं होगा, थोड़ा सा
विजिबिलिटी की तरफ हम ज्यादा जा रहे हैं ताकि आपको चीजें क्लियर समझ में आए। और यहां जो एंगल होगा दिस विल बी थीटा ग्रेटर देन 90। दैट मींस हियर द कॉन्टैक्ट एंगल विल बी द एक्यूट एंगल और वहां आपका ग्रेटर देन मतलब ऑब्ट्यूस एंगल में आपका जा रहा है। अब यहां पे देखिएगा ग्रेटर देन 90 लेस देन 90। यहां वाली जो लिक्विड है उसमें क्या हो रहा है एक्चुअली देखिए कि यहां वाली लिक्विड में लिक्विड ना फैल रही है। अब इसको एग्जांपल देखोगे तो आपके दिमाग में और अच्छे समझ में आ जाएगी। वाटर को जब आपने पाम में रखते हो, थिंक लाइक दिस इज अ पाम, तो वाटर को जब आपने पाम पे डालते हो, एक जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, आप देखो वाटर फैल गया। व्हाई? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपका वाटर में एडहेसिव फोर्स जो होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब है कि आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स डेवलप हो रही है दैट इज अ कोहेसिव फोर्स, उससे ज्यादा फोर्स आपको है वाटर मॉलिक्यूल्स और सरफेस के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स और सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। एंड दैट इज द रीजन डियर, आप देखोगे कि आपका वाटर फैल जाता है, हाथ पे आपको फैल जाता है। अब इसका दूसरा पार्ट देखो तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप सेकेंड पार्ट को देखते हैं यहां पे, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, देखिए कि ये वाले पार्ट में थीटा आपका ज्यादा है, ग्रेटर देन 90 है। इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे इस केस का, तो मरकरी है। मरकरी में क्या है, कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है, वो एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए रहते हैं। दैट मींस कोहेसिव फोर्स इज हायर देन एडहेसिव फोर्स, देन adhesive force. So if cohesive force is higher than the adhesive force, क्या होगा, मॉलिक्यूल एक जगह रहेगी, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं होना चाहेगी। एंड दैट इज द रीजन आप देखोगे मरकरी को जब भी आप रखोगे नॉर्मली वो अलग रहेगा। उसको आप हाथ पे अगर पाम पे रखोगे और उसको साइड से निकाल दोगे तो आपका हाथ कुछ भी उसमें कांटेक्ट नहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा। सो दैट हैपेंस क्योंकि उनकी इंटरनल जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा है। कोहेसिव फोर्स इज वेरी हाई कंपेयर टू द एडहेसिव फोर्स। और इसी आधार पे हमने दो टाइप की लिक्विड बनाई हुई है बच्चा। एक लिक्विड को हमने नाम दिया है यहां पे वेटिंग लिक्विड, जो आपके हाथों को वेट कर देता है, अगर आप इसको इस तरीके से समझना चाहें। दूसरा है हमारा नॉन वेटिंग लिक्विड। non-wetting liquid. So one is the wetting liquid, another is the non-wetting liquid. ये बातें क्लियर है आपको? एग्जाम्पल्स के तौर पे आप लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए वाटर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए अच्छा है मरकरी। ठीक है, तो एक हो गया आपका वाटर, एक हो गया आपका मरकरी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो जिसकी बातें हम करने वाले हैं वो हमारा वाटर होगा अभी यहां पे। और वेटिंग लिक्विड, नॉन वेटिंग लिक्विड क्या है? तो आपको जो स्टार्टिंग में मैं एक गाने की आपको लाइन बोला था, वो लाइन में क्या था कि पानी गीला गीला क्यों? पानी इसलिए गीला है, व्हाई? बिकॉज एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स फॉर वाटर, और इसी वजह से वो फैलता है। वेटिंग लिक्विड के एग्जाम्पल में आता है, वेटिंग लिक्विड के ग्रुप में आता है। एंड दैट इज द रीजन इट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसी के आधार पे अगर आप ये समझ गए होंगे तो इसमें देखिए मैंने आपको और कई सारे केसेस जो पॉसिबल है वहां आपको बताया हुआ है, जैसे नॉन वेटिंग लिक्विड, कॉन्टैक्ट एंगल जो कंप्लीटली नॉन वेटिंग हो, हाई वेटिंग बता दिया, लो वेटिंग, परफेक्ट वेटिंग, ऐसे करके 3-4 बनाए गए हैं। बट आपको समझने के लिए बस ये वाला अगर आप कंसेप्ट दिमाग में है तो आपको वो सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं है, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट पार्ट। चलिए, अब एक बात तो आपको समझ में आ गई कि सर वेटिंग लिक्विड वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप सब लोग रेडी हो सरफेस टेंशन के कंसेप्ट को ग्रैब करने के लिए। अब वो माहौल बन चुका है, वो एकदम इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है जहां पे आपको सरफेस टेंशन का जो ये है आपका कंसेप्ट है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस 2 मिनट आप ध्यान से देखते रहिएगा, और 2 मिनट ड्राइंग करने में और 2-3 मिनट आपको समझने में, उसके बाद आपको कोई भी सरफेस टेंशन में डाउट नहीं रहेगा।
चलिए सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बस 2 मिनट मुझे ड्राइंग का वक्त दीजिएगा और उतना ही मिनट में आपसे चाहूंगा चलिए। तो हमने क्या किया बच्चा, हमको मालूम है कि सरफेस टेंशन को समझने के लिए ग्रेविटी की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो ग्रेविटी वाले पार्ट को हमने अलग कर लिया। अब हमने क्या किया कि एक बीकर में बेसिकली हमने क्या किया है, वाटर लिक्विड भरा। ये हमारा बीकर है, ऊपर तक हमने वाटर लिक्विड भरा है। इसको आप बोल सकते हैं आपका वाटर लेवल है ये, ठीक है। ऊपर आपका पीएटीएम प्रेशर लग रहा है, ऊपर आपका पीएटीएम प्रेशर लग रहा है। अब ऐसे एक बीकर में जहां पे आप वाटर भरे हो, 2 टाइप के मॉलिक्यूल आपको दिखते हैं। यहां मैंने आपको शो करके भी दिखाया है। एक मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होगा, एक मॉलिक्यूल जो नीचे की तरफ होगा। एक मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होगा, एक मॉलिक्यूल जो आपका वाटर के अंदर नीचे वाले पार्ट में होगा। अब मालूम है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्स लगती है, कोहेसिव फोर्स। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप देखोगे कि यहां पे एक मॉलिक्यूल है, इसमें क्या लग रहा होगा आपको, हर डायरेक्शन से आपको कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा। हर डायरेक्शन से आपको कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा। हर डायरेक्शन से आपको कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा। अब आप बताओ कि आप अगर ब्रेकेबल नहीं हो, आप अगर ब्रेकेबल नहीं हो और आपको चारों डायरेक्शन से खींचा जा रहा है विद द सेम इंटेंसिटी, विद द सेम इंटेंसिटी, सो इन दैट केस क्या होगा, आपका समेशन एफ एक्स भी 0 होगा, आपका समेशन एफ वाई भी 0 होगा। एंड यू विल बी इन अ कंप्लीटली इक्विलिब्रियम पोजीशन। आप खुशी खुशी एकदम हैप्पी मोड में रहोगे विथ अ स्माइल, विथ ए स्माइल, आप कंप्लीटली हैप्पी मोड में रहोगे। बट एक मॉलिक्यूल जो ऊपर है उसकी कहानी देखिए क्या हो रही है। इसको राइट साइड में भी एक कोहेसिव फोर्स मिल रहा है, लेफ्ट साइड में भी एक कोहेसिव फोर्स मिल रहा है, डाउन साइड में भी एक कोहेसिव फोर्स मिल रहा है। बट अप साइड में इफ देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर, वो बिल्कुल भी आपको वाटर नहीं है, तो उसको ऊपर कोहेसिव फोर्स मिल ही नहीं रहा। अब ऊपर कोहेसिव फोर्स नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या, एडिसिव फोर्स भी नहीं मिल रहा है। हाँ, एडिसिव फोर्स मिल रहा है, क्योंकि ऊपर आपको यहां पे क्या है, यहां आपको एयर है, ये आपको एयर मास है, एटमॉस्फेरिक एयर है। तो ऑब्वियसली बात है कि एयर के तो पार्टिकल होंगे, एयर के तो मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल होंगे, उनके और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स तो होगा, बट दैट विल बी द एडिसिव फोर्स, दैट विल बी द एडिसिव फोर्स। एंड यू नो कि जो एयर के साथ जो हमारा एडिसिव फोर्स हो रहा है वो कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स पार्ट बहुत कम है, बहुत कम। एंड दैट इज द रीजन इन आवर एनालिसिस हम उस एडिसिव फोर्स को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, हम सिर्फ कोहेसिव फोर्स की एनालिसिस ही कर पा रहे हैं। ऊपर एडिसिव फोर्स है बट वो बहुत निग्लिजिबल है कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स पार्ट। वी आर नॉट टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन दैट फोर्स, वी आर नॉट टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन। और तो हमारी जो पूरी कहानी है वो कोहेसिव फोर्स के रिगार्डिंग घूम रही है, हमारी जो पूरी कहानी है वो कोहेसिव फोर्स के रिगार्डिंग घूम रही है। अब इस बॉडी को देखो, इसको लेफ्ट में कोई खींच रहा है, राइट में कोई खींच रहा है, नीचे की तरफ भी कोई खींच रहा है। तो लेफ्ट और राइट से समेशन एफेक्ट्स तो आप 0 कर लिए, लेकिन नीचे की तरफ खींच रहा है, ऊपर उसको बैलेंस करने कोई है ही नहीं, उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। सो इन दैट केस अगर आप बात करेंगे, इन दैट केस अगर आप बात करेंगे तो क्या ये इसका समेशन एफ वाई 0 है, क्या ये बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, नहीं सर। और जब कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ये कैसा रहेगा, सैड, कि भैया हमारा तो सारे फोर्सेस बराबर नहीं है, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई दोनों 0 नहीं है, तो भैया हमारे क्या रहेंगे, सैड।
अब ऐसे सैड लोग जो होते हैं वो क्या बनने की कोशिश चाहते हैं, जैसे जो दुखी प्राणी है आपके आसपास वो सुखी बनना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके पास कि एक एक देखो, ये वाला जो दुखी आदमी है, जो दुखी आत्मा है, ये सुखी आत्मा बनना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका वाटर है उसमें इतना स्पेस नहीं है। वाटर इज नॉट अ गैस जहां पे आपको इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा हो। तो एक पार्टिकल को अगर सुखी बनना है तो उसको नीचे की तरफ आना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब वो पार्टिकल क्या देखा कि सारे पार्टिकल जो सरफेस पे हैं सब तो दुखी ही हैं, और जो नीचे वाले पार्टिकल हैं वो क्या है, सुखी हैं। मतलब अगर मुझे दुख से सुख, मतलब समेशन fx fy 0 नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, उससे इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पे जाना है तो हमको क्या होगा, नीचे की तरफ आना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम है, समाज में भी देखते हो कि एक दुखी को सुखी करने के लिए अगर क्या सुखी वाला दुखी होना एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। अगर इस सिंपल से समझो, मजाकिया तौर पे अगर आप इस बात को समझो कि एक दोस्त है, दो दोस्त हैं, एक दोस्त के पास महिला मित्र है, दूसरे के पास नहीं है, तो कभी ऐसा देखे हो आपकी दूसरा दोस्त बोला है कि भाई तेरा दर्द मुझे देखा नहीं जा रहा, ऐसा कर तू रख ले? ऐसा होता है क्या? रियल लाइफ में होता है क्या? तो यहां भी नहीं होगा। ये भी तो रियल लाइफ चीजें हैं। यहां भी एक दुखी को सुखी करने के लिए सुखी दुखी नहीं होगा, सुखी अपना मतलब अपना सुख वाला स्टेटस चेंज नहीं करेगा। दैट मींस ये पार्टिकल नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा है। पॉइंट समझ में आ रही है? तो ये पार्टिकल, इस सरफेस में जितने भी ऐसे पार्टिकल हैं जो दुखी मोड में हैं, दे वांट टू गो डाउन बिकॉज दे वांट टू गेट दिस समेशन एफएक्स समेशन एफवाई इक्विलिब्रियम पोजीशन को चाहते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं? तो इस पार्टिकल की जो मेंटल स्टेटस है वो क्या है, देखो समझो। वो पार्टिकल जाना चाहता है नीचे नहीं जा पा रहा। वो पार्टिकल सोचा कि चलो नीचे नहीं जा सकते तो कुछ और तरीका है क्या? तो देखिए उन्होंने क्या सोचा। देखो ऐसे जो सिंगल लोगों वालों की जो ग्रुप रहती है ना, और एक मीटिंग हुई इसकी सिंगल लोगों वालों की, दुखी लोगों वालों की, और उन्होंने बोला कि भैया सारे लोग सरफेस पे हैं इसीलिए प्रॉब्लम है, और सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकती। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों का तो भला हो, इसमें कुछ लोग तो ठीक हो जाए, कुछ लोग दुखी से सुखी तो हो जाए। तो जब ये उन्होंने सोचा कि देखो भैया सरफेस पे है इसलिए हमको क्या हो रहा है, सरफेस में क्या इसलिए हम लोग क्या हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो रहा है। सो व्हाई कांट वी रिड्यूस दिस सरफेस? पॉइंट समझ रहे हो? क्यों ना इस सरफेस को कम कर दिया जाए। तो सरफेस कम, तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं कम, उनके दुख कम, थोड़ा तो अच्छा लगेगा। आई नो पूरा नहीं कम हो पाएगा, लेकिन थोड़ा भी कम हुआ तो अच्छा लगेगा ना। सो दैट इज द रीजन वो बोले कि चलो भैया हम मिनिमम सरफेस एरिया बनाने की कोशिश करेंगे, मिनिमम सरफेस एरिया बनाने की कोशिश करेंगे। अगर इस बॉडी को आप देखें तो यहां पे आपका वाटर कन्फाइंड है। ये पर्टिकुलर एक केस है जहां पे वाटर आपका कन्फाइंड है। ऐसा नहीं कि हर जगह आपका वाटर कन्फाइंड होगा, बट यहां की अगर आप बात करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहां का जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो नीचे जाना चाह रहा था, नहीं बाबा। अब वो बोल रहा है कि भैया मैं सरफेस को मिनिमम भी करना चाहूंगा, और मिनिमम करने के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है, वी ऑल नो दैट फॉर ए गिवन वॉल्यूम द मिनिमम सरफेस एरिया विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्फीयर। तो स्फेरिकल सरफेस आपको मिनिमम सरफेस एरिया देता है फॉर ए गिवन वॉल्यूम, ये मत भूलना, फॉर ए गिवन वॉल्यूम। सो फॉर ए गिवन वॉल्यूम जो आपको स्फेरिकल पार्ट होगा आपको मिनिमम सरफेस एरिया देता है। क्या ये बात समझ में आई? अब मिनिमम सरफेस एरिया को सर्च करने के लिए मतलब आपको इनकी जो चाहत रहेगी कि कुछ इस तरीके का हम बनाएं, कुछ इस तरीके का हम बनाएं, ऊपर से कर्व, और कर्व बनाने के लिए वाटर को मूवमेंट करना पड़ेगा, कर्व बनाने के लिए वाटर को मूवमेंट करना पड़ेगा। तो ये पार्टिकल नीचे जाना चाहता है, वो भी अलाउ नहीं हुआ, दोनों साइड से कन्फाइंड है। तो अब ये साइड जाना चाहता है, वो भी नहीं दिया। तो भैया ये जो सरफेस पे, ये देखो ये जो सरफेस पे जो पार्टिकल है, ये जो सरफेस पे जो पार्टिकल है, नीचे जाना चाह रहा है, अलाउ नहीं किया, साइड जाना चाह रहा है, वो भी अलाउ नहीं किया। तो इस सरफेस पे क्या हो जाएगी? अरे टेंशन डेवलप होगी कि नहीं होगी? अरे भैया नीचे जाने देते नहीं हो, साइड जाने देते नहीं हो, करें तो क्या करें भाई? तो वो जो टेंशन डेवलप हो रही है कहां पे? सरफेस पे। एंड दैट इज द रीजन दिस टर्म केम सरफेस टेंशन। कुछ लोगों को लगता है ये सरफेस टेंशन सबसे पहले सरफेस टेंशन ही हुआ, ऐसा नहीं है। इनके पापा थे जिनको बोला जाता है इंटरफेस टेंशन। इंटरफेस टेंशन से ही हमारा जो एक टर्म आया है दैट इज सरफेस टेंशन। इंटरफेस टेंशन मतलब दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड, यानी कि दो गैस मिला दिए, दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड के बीच में आपको इंटरफेस टेंशन डेवलप होती है। अगर इफ ध्यान दीजिएगा, अगर वो दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड वाटर और एयर हो,
ये हमारा वाटर है, ये हमारा एयर है, ये हमारा वाटर है, ये हमारा एयर है। अगर ऐसा है तो उसको हम इन जनरल टर्म में एक टर्म यूज कर लेते हैं, सरफेस टेंशन। तो मेन इसका जो पेरेंट है वो है इंटरफेस टेंशन। उसमें से अगर आपको वाटर और एयर के बीच में बात हो रही है, और वाटर एयर से ज्यादा इसको बोलो, ज्यादा जनरलाइज कर दो कि लिक्विड और एयर के बीच में बात हो रही है, लिक्विड और एयर के बीच में बात हो रही है, सो दैट समथिंग वी आर कॉलिंग एज सरफेस टेंशन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो कई बच्चों का एक 1 मार्क का आपका इंटरव्यू का सवाल यहां पे क्लियर हुआ कि क्या दो लिक्विड के बीच में, क्या आपको टेंशन डेवलप होगा? हां सर होगा, बस वो दोनों लिक्विड जो है हमारे, जो दोनों लिक्विड हो वो नॉन मिक्सिंग लिक्विड हो, वो एक प्रॉपर सरफेस बना रहे हो, वो प्रॉपर इंटरफेस बना रहे हो। एंड इफ देयर विल बी इंटरफेस, सिग्निफिकेंट इंटरफेस, इन दैट केस आपको वहां पे इंटरफेस टेंशन दिखेगा। और अगर वो दो जो हमारे जो है लिक्विड, एक हमारा वाटर है, दूसरा अगर हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है, इन दैट केस उसको हम लोग सरफेस टेंशन का नाम दिए। तो आई थिंक सरफेस टेंशन का कंसेप्ट आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आई डोंट थिंक सो किसी को सरफेस टेंशन का कंसेप्ट अभी समझने में प्रॉब्लम हुई होगी। अब यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है बच्चा, जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, ध्यान सुनिएगा, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स और बोथ, कोहेसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स और बोथ। तो ये सवाल का जवाब आप सब लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, लेकिन मैं आप लोग को ये हिंट दे देता हूं कि यहां पे आप देखिए किस फोर्स का इंपॉर्टेंस है। जिस भी फोर्स का यहां पे आपको इंपॉर्टेंस दिख रहा होगा, वही फोर्स आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पे आइए, अब हम वो सारे एग्जांपल जो हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल देखे थे, सबको फिर से हम जाएंगे और फिर से उसको हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि जो हमने समझा था उसी के रिगार्डिंग बात हो रही है कि नहीं। चलिए, तो एक बार फिर से हम उसी एग्जांपल में जाते हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अब ये एग्जांपल देखो, वाटर स्ट्राइडर। ये क्या कर रहा है बेसिकली, देखो, ये जो आपकी जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक पूरा स्ट्रेस लेयर बना रहे हैं, एक स्ट्रेस लेयर बना रहे हैं। अब ये जो आपका वाटर स्ट्राइडर है, बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखो, जो ये जो स्ट्रेस लेयर फॉर्म होती है, मैं अपनी ये जो हाथों पे स्ट्रेस लेयर, इस पे मैं कबूतर बैठा सकता हूं ना, एक कबूतर हो गया, एक मॉस्किटो हो गया, उसको बैठा सकता हूं, एक वाटर स्ट्राइडर हो गया, उसको बैठा सकता हूं। क्या आप हाथी को बैठा सकते हो क्या? नहीं ना। तो ये जो स्ट्रेस लेयर है, इट कैन टेक वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वेट, वो उतना तक कैरी कर सकता है, बट ज्यादा वेट कैरी नहीं करेगा। अब इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं चाहूंगा, आप सब लोग अगर लैब में हो, आपके पास लैब अवेलेबल हो तो कीजिएगा, या कभी मैं क्लास में आप लोगों को करके दिखाता भी हूं, तो वहां मैं आपको दिखाऊंगा कि एक आपका बीकर है, ठीक है, उसमें क्या करो, आप बड़ा सा बीकर लो, पानी रखो, ऊपर आप एक टिश्यू पेपर डाल दीजिए, पतली सी एक टिश्यू पेपर डाल दीजिए, उसके ऊपर एक निडल डाल दीजिए, निडल जो आपकी होती है ना, जो आप सुई जिसको बोलते हैं, वो निडल डाल दीजिए, और धीरे धीरे उस टेस्ट ट्यूब को, ऑब्वियसली वो गीला हो जाएगा पानी के वजह से, उसको आप निकाल दीजिए। यू विल फाइंड दैट निडल इज सिटिंग ओवर द वाटर सरफेस, इट इज नॉट फ्लोटिंग, इट इज सिटिंग ओवर द वाटर सरफेस, बिकॉज ये जो आपका स्ट्रेस लेयर फॉर्म हो रही है बिकॉज ऑफ सरफेस लेयर, क्योंकि वो सब लोग स्ट्रेस में है। क्यों स्ट्रेस में है, मैंने आपको उसका बता ही दिया, आपकी कहानी, आपको पूरी कंसेप्ट। अब इस जो स्ट्रेस लेयर आपकी फॉर्म हुई है बिकॉज ऑफ दैट दुखी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो है आपको, ये क्या करेगा, आपको एक बहुत ही कम वेट वाला कोई बॉडी होगा, उसको वो अपने ऊपर बैठा सकता है, बट आप नहीं बैठ पाओगे। निडल वाले केस में क्या किया है आपने कि आपने एक वो टिश्यू पेपर लेके बहुत ही साइलेंटली आपने उसको रेस्ट करवा दिया है। अगर उसी निडल को आप बस टच कर दोगे ना, जस्ट अगर एक बार अच्छे से टच कर दोगे, वो निडल पूरा सिंक कर जाएगा, वो निडल आपको पूरा सिंक कर जाएगा। तो वो निडल आपके वाटर सरफेस पे क्या कर रहा है, बैठा हुआ है। क्या कर रहा है बच्चा, बैठा हुआ है, सिटिंग ओवर द वाटर सरफेस। अब वाटर स्ट्राइडर की बात करें तो वाटर स्ट्राइडर बेसिकली क्या कर रहा है, ये दो तरीके से, पहले तो जब ये शांत खड़ा है तो ये क्या कर रहा है, एक वाटर सरफेस पे रुका हुआ है, सिटिंग ओवर द वाटर सरफेस है। आपने देखा होगा नदी जो नाले होते हैं आपके आसपास, वहां मॉस्किटो पानी पे बैठा रहता है, आप बैठने की कोशिश मत करना, नाले में निकल जाओगे, वो सिर्फ मॉस्किटो ही कर सकते हैं, वेट कम है उनका। तो वो लोग क्या करते हैं, इस सरफेस पे, इस स्ट्रेस लेयर पे आपको बैठे रहते हैं, जो सरफेस टेंशन की वजह से डेवलप हुआ। वाटर स्ट्राइडर मूव भी करता है, तो जब वो मूव करता है तो बेसिकली क्या करता है, समझो कि ये आपका लेयर है, दिस इज द कंप्लीट लेयर।
वो चाहता है, वो उसकी उसकी जो उसके लेग्स हैं वो उस स्ट्रेस लेयर को चीरना चाहते हैं, उसको नीचे की तरफ जाना चाहते हैं, और स्ट्रेस लेयर उसको नीचे से सपोर्ट देता है। पॉइंट समझ पा रहे हैं? उसके लेग्स जब मूव करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, शेयरिंग एक्शन लगाना चाहते हैं, उसको स्ट्रेस लेयर को ब्रेक करना चाहते हैं, और स्ट्रेस लेयर खुद को सपोर्ट करता है, खुद को सपोर्ट करता है। एंड इन दैट केस क्या होता है कि उनको एक सपोर्ट मिल जाता है, वाटर स्ट्राइडर को एक सपोर्ट मिल जाता है। दैट इज द रीजन आप देखोगे वाटर स्ट्राइडर आपके वाटर सरफेस पे आसानी से मूव करता हुआ रहेगा, ये आपको समझ में आ जाता है। अब मैं जब ये कंसेप्ट पढ़ाता हूं तो कई बच्चे, वो जानी दुश्मन एक मूवी आई जिसमें सर वो हीरो एकदम पानी पे दौड़ गया था, उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो देखो बॉलीवुड वाली बातें यहां मत लाओ, ठीक है, कंसेप्ट पे टिके रहो, ठीक है। अब ये वाली बातें आपको समझ में आ गई, ये वाली बातें आप लोग को समझ में आ गई। वाटर स्ट्राइडर क्यों बैठा है, क्यों क्यों वो बैठ पा रहा है, क्यों हम नहीं बैठ पा रहे हैं वाटर सरफेस पे, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात आप समझो, आपने देखा होगा ना वो एक गेम होता है जिसमें जंपिंग वाला गेम जो होता है, तो उसमें जो जो कॉटन नीचे यूज होता है, जो फैब्रिक नीचे यूज होता है, वो उनको जंप करने में मदद करती है। सो रिबाउंडिंग की वजह से आप क्या करते हो, जंप कर पाते हो। सेम ये जो स्ट्रेस लेयर है, ये आपकी जो वाटर की स्ट्रेस लेयर है, इस पे अगर आप एक ड्रॉप वाटर डालोगे तो ये बेसिकली रीबाउंड करता है, ये बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट को रीबाउंड करता है, और उसी वजह से आप देखोगे कि आपका जो वाटर ड्रॉपलेट है वो पहले अगर गिरा है पानी की बूंद पे तो हल्का सा रिबाउंड करेगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, याद रखना। अगर आप ध्यान नहीं दिए हो तो कभी देख भी नहीं पाओगे, ध्यान से देखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन आपको स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। तो ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे, ये वाला पार्ट आप देखोगे तो आपको ये रिबाउंड कर रहा है। अब ये जो रिबाउंड कर रहा है आपको, ये धीरे धीरे एक बार रिबाउंड करेगा तो ज्यादा हाइट पे आएगा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर वो पानी में मिल जाएगा। एंड दैट इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ सरफेस। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल की बात करो, मैंने क्या बोला था, सरफेस टेंशन की वजह से आपके रेन ड्रॉपलेट का शेप स्फेरिकल होता है। क्यों स्फेरिकल, याद आई बात, बिकॉज रेन ड्रॉपलेट चाहता है मिनिमम सरफेस टेंशन। मिनिमम सरफेस टेंशन के लिए उसको मिनिमम सरफेस एरिया रखना पड़ेगा, और उसको यह समझ है कि दैट फॉर ए गिवन वॉल्यूम अगर मुझे मिनिमम सरफेस एरिया लेके चलना है, सो इट विल बी ऑलवेज स्फेयर, कि आपका हमेशा स्फेयर ही होगा। पॉइंट क्लियर है? तो ये हो गया आपका स्फेयर। अब यहां से ट्रांजिशन यहां कैसे हुआ, ये मैंने आपको बता दिया, दैट्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो आप जो रेन ड्रॉपलेट देखते हो वो कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं देखोगे इन रियल लाइफ, बिकॉज रियल लाइफ में न्यूटन बाबा हमेशा एक्टिव रहते हैं, वेकेशन पे नहीं जाते वो, और हम आज भी एक्टिव ही रहते हैं, हमेशा फुल टाइम वर्क है उनका 24/7। तो इस टाइप में आपको दिखता है, एग्जैक्टली डिट्टो ऐसा नहीं दिखेगा, ये तो थोड़ा पिक्चराइज किया हुआ है, लेकिन आपको इस तरीके का ही शेप दिखता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, जो रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको स्टार्ट किए थे सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग बताना, वो आप लोगों को समझ में आ गया। आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी विल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पार्ट। चलिए अब थोड़ा सा सरफेस टेंशन को हम मैथमेटिकल तरीके से भी जान लेते हैं, थोड़ा उसका डेफिनेशन वगैरह थोड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। बट डेफिनेशन से करने से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप एक डायग्राम वाले पार्ट को समझ लो, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या है ना, कि जब तक उसको विजुलाइज नहीं करोगे ना आपको उसका डेफिनेशन समझ में आएगा, ना उसका मैथमेटिकल एनालिसिस समझ में आएगा, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो उसके बारे में बात करते हैं। लेट अस से एक हम क्या करते हैं, एक वही जो आपको एग्जांपल लिया था हमने निडल वाला, वही बीकर वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक बीकर वाला एग्जांपल ले लिया जाए। तो हमने क्या किया है, बीकर का मैं टॉप व्यू आपको दिखा रहा हूं। बीकर का टॉप व्यू आपको दिखाया जा रहा है। बीकर का टॉप व्यू दिखाना है, ठीक है। चलिए, इस बीकर के ऊपर मैंने क्या बोला था, एक निडल रख रहे हैं, तो ये हमारा ऊपर सरफेस है, तो एक निडल इस पे हम रख दिया जाए, क्या बोलते हैं, रख दिया जाए कि नहीं रख दिया जाए? चलिए, तो आप बोले सर तो रखना ही पड़ेगा। ये आपकी निडल है, ठीक है। टेक दैट कि इसका जो निडल का जो आपकी डायमेंशन है उसको एल लेंथ मान लीजिएगा आप। तो अगर आप चाहें तो यहां मैं मेंशन कर दूं,
ये जो लेंथ है इसकी, ठीक है, तो इस लेंथ को हम लोग ले रहे हैं, ये लेंथ हमारी एल। अब इसकी, इसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं, जो फोर्सेस हमारे लग रहे हैं, सरफेस टेंशन वाली फोर्स, उसको समझने के लिए आप उसका डायरेक्शन देखो कैसे। मैंने क्या बोला था, ये स्फेरिकल बनना चाहता है, स्फेरिकल बनना चाहता है, कर्व बनना चाहता है, कर्व की तरफ बनना चाहता है, तो साइड की तरफ आपको, साइड की तरफ आपको क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा। तो किस तरीके से फोर्स होगा, फटाफट देखते हैं जल्दी से। फोर्स की डायरेक्शन देखते जाइएगा आप, फोर्स की डायरेक्शन देखते जाइएगा आप। फोर्स की डायरेक्शन आप देखते जाइएगा, ठीक है। तो अगर आप फोर्स की डायरेक्शन देख पा रहे हैं तो आपको ये दोनों साइड में खींच रहा है। अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस अगर आप समझिएगा, आप देखिएगा, तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। अब इस चीजों को आप अगर देखिएगा तो ये एकदम क्लियर से आपको समझ में आ जाएगा दैट व्हाट इज सरफेस टेंशन, व्हाट इज सरफेस, इट इज द टोटल फोर्स और टेंसाइल पुल एक्टिंग ऑन द बॉडी, और यहां पे क्या है, एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द बॉडी, दैट इज समथिंग वी आर कॉलिंग एज सरफेस टेंशन। क्योंकि सरफेस टेंशन ऐसे हम फील नहीं कर सकते, हमको वहां पे जाना पड़ेगा, एक बॉडी को देखना पड़ेगा, तभी उस चीज को हम फील कर पाएंगे, ठीक है। तो हम उस फोर्स को फील करने के लिए निडल वाला एग्जांपल आपको मैंने दिया था। नाउ इफ यू read this definition, the forces acting per unit length at a right angle to an imaginary line which drawn on the surface of the liquid is called as surface tension. So what is surface tension? कई बच्चों को लगता है surface tension is a force. No, 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 no. It will be blunder for you. Surface tension is total force or tensile pull per unit length, जिस लेंथ की आप बात कर रहे हैं। So total force per unit length, and because of that इसकी यूनिट क्या बनी आपकी, न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट क्या बनी आपकी, न्यूटन पर मीटर, या इसको आप अगर सीरियस यूनिट में देखेंगे तो डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर। कई लोगों के लिए डाइन भी नया होगा, आई नो, कई लोग अभी स्टार्ट करेंगे क्लास, जो लोग पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वाला पार्ट, उनको डाइन का मतलब पता होगा। जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे फटाफट कि सर डाइन का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में। सो डाइन सीरियस यूनिट में हम लोग यूज करते हैं, और एसआई यूनिट में हमारा न्यूटन पर मीटर है। तो सरफेस टेंशन उसकी यूनिट क्या है, ये आप लोगों को समझ में आ गई। सरफेस टेंशन होता क्या है वो समझ में आ गया, एडहेसिव फोर्स समझ में आ गया, कोहेसिव फोर्स वाला पार्ट समझ में आ गया। सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है, क्या एडहेसिव फोर्स की वजह से होता है, कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है, वो मैंने आपको हिंट भी दे दिया, और उसका मैं आंसर देखूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देते हो कि नहीं। मैं आई विल रिप्लाई, मैं हर एक बच्चों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगा, तो आपको कमेंट करना है। तो ये वाली पार्ट आपको समझ में आ गई, ठीक है, और फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए। अब इसमें एक और पार्ट है आपके सरफेस टेंशन में, जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। हमारे केसेस में 4 एप्लीकेशन जनरली हम डिस्कशन करते हैं। एक एप्लीकेशन आप दे सकते हो, एक एप्लीकेशन आप दे सकते हो, जैसे हो गया आपका वाटर ड्रॉपलेट, दूसरा हो गया सोप बबल, तीसरा हो गया आपका लिक्विड जेट, चौथा हो गया आपको एयर बबल। तो ये सारी चीजें हम 4, अभी डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज दिस इज जस्ट ए डेमो क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। तो यहां पे हम कंसेप्ट को समझ लिए, ये अच्छा रहेगा। वो जो पार्ट है वो बिल्कुल आप लोग को आएगा, हम लोग क्रैश कोर्स में उस पार्ट को डिस्कशन भी करेंगे। अच्छा, क्रैश कोर्स की बातें आई, कुछ लोग क्रैश कोर्स के बारे में पूछेंगे, आई नो। तो क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल दे रहा हूं। तो आपके जो क्रैश कोर्स आ रही है वो आ रही है आपकी एफएम की, एफएम का क्रैश कोर्स आपको आ रहा है। एफएम क्रैश कोर्स किस बच्चों के लिए होगा, क्या जानकारी चाहिए आपको, सारी बात है। तो गेट 23 वाले बच्चों के लिए जो लोग दे रहे हैं, चाहे वो 3rd ईयर से बिलोंग करें या 4th ईयर से बिलोंग करें, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। आपको कोई समस्या है तो बताइएगा। तो गेट 23 के लिए एफएम का क्रैश कोर्स आपका आ रहा है, एफएम का क्रैश कोर्स आपका आ रहा है गेट 23 के लिए। स्टार्टिंग डेट क्या है इसकी, तो स्टार्टिंग डेट आप लिख लीजिए
स्टार्टिंग डेट है आपकी 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, ठीक है। और टाइमिंग क्या रहेगी वो भी आप लोगों को नोट कर लीजिए। टाइमिंग आपकी मॉर्निंग 8 AM टू 10 AM रहेगा। टाइमिंग के रिगार्डिंग में आप लोग चाहूंगा एक बार मैं कंफर्म कर लूं। चलिए, तो टाइमिंग भी मैंने कंफर्म कर लिया है, वो 8 AM टू 10 AM ही है। सो टाइमिंग के रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफएम की क्रैश कोर्स है, स्टार्टिंग डेट 3 अक्टूबर, गेट 23 वाले बच्चे कर सकते हैं 3rd एंड 4th। और इसमें क्या क्या चीजें डिस्कशन होगी, तो बच्चा आपको सबसे पहले आपका कंप्लीट एफएम जो है, कंप्लीट एफएम आपको ये डिस्कशन होगा। एफएम का जो आपका गेट का सिलेबस है, मैं स्टिक रहूंगा गेट के सिलेबस पे ही क्योंकि ये क्रैश कोर्स है ऑब्वियसली। ओहो, तो एफएम सिलेबस, अब मैं पूरा सिलेबस लिखने नहीं वाला, वो आपको मालूम है कि that includes properties of fluid, that includes आपका static, dynamics, kinematics, even kinematics भी मैं डिस्कशन करूंगा। साथ में आपका बाउंड्री लेयर वाला पार्ट हो गया, डायमेंशनल एनालिसिस हो गई, टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो, पाइप फ्लो, सारी चीजों के बारे में आपकी डिस्कशन होगी। दूसरा जो पार्ट आपका इसमें डिस्कशन होगा दैट इज ओपन चैनल फ्लो। हाँ जी, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। ओपन चैनल फ्लो के लिए मैं सेपरेट क्लास नहीं, इसी वाली क्लास में आपको ओपन चैनल फ्लो डिटेल में, डिटेल मतलब मैं ओपन चैनल फ्लो छोटा टॉपिक है लेकिन दमदार टॉपिक है, दमदार टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक जो उस टॉपिक के बिना आपने गेट का कोई क्वेश्चन पेपर देखा ही नहीं होगा। यू कैन नॉट गारंटी कि आपको सर्वे से हर बार क्वेश्चन आएगा, यू कैन नॉट गारंटी कि आपको स्टील से हर बार क्वेश्चन आएगा, बट आई कैन गारंटी यू विद 100%, 100 नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा, 99.99% ओपन चैनल फ्लो के बिना आपका गेट का पेपर सेट होता ही नहीं है। होना ही पड़ेगा, एक क्वेश्चन या 2 मार्क का या 1 मार्क का 2 हो रखना ही पड़ेगा। वेटेज, कई लोग हैं जो वेटेज के देखे बिना पढ़ते नहीं हैं, तो वेटेज जो है आपका बच्चा वो भी आप अच्छे से लिख लीजिए, वो क्यों छूटा रह जाए। 3 मार्क टू 6 मार्क, 3 मार्क टू 6 मार्क, ये आपका वेटेज, ये आपका वेटेज है। तो एक एक बात एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। 3 अक्टूबर से आपका स्टार्टिंग डेट है, तो 3 अक्टूबर से आपका स्टार्टिंग डेट है। 3rd ईयर वाले और ये जो गेट 23 को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो लोग बेसिकली इसमें आएंगे। ये रही आपकी सिलेबस और ये रहा आपका वेटेज। कुछ बच्चों को वही चीजें मोटिवेट करती हैं, वेटेज। वैसे मैंने ये क्लास भी लिया है आप लोगों को ताकि आपको एफएम में ना वो इंटरेस्ट डेवलप हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चा, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, आपके डाउट्स भी मैं लूंगा, हर डाउट। आप जानते हो मृगांक सर डाउट के लिए, ये मृगांक सर का ये एक यूएसपी भी रहा है, मेरा एक यूएसपी भी रहा है कि बच्चों के डाउट्स जितने लो ना वो कि बच्चे खुल के आएंगे। अगर खुल के आएंगे तो रैंक भी उनका ताबड़तोड़ आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग डेट 3 अक्टूबर है, 8 AM टाइमिंग दिमाग में रखिएगा, किसी बच्चों को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और क्या करना है, सारे बच्चों के तक ये इंफॉर्मेशन, ये वीडियो जो है पहुंचा भी दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गेट 23 का अगर एक बच्चा भी छूटेगा पूरे इंडिया में तो वो मुझे दुख लगेगा, क्योंकि मेहनत तो मैं कर ही रहा हूं, अपना 200% दे रहा हूं, आपसे भी वही 200% की ही डिमांड कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, बस 200% की डिमांड कर रहा हूं आपकी अपनी पोटेंशियल की। तो मिलते हैं बच्चों, आप सब लोग ख्याल रखिए अपना, और 3 अक्टूबर से हम लोग मिलेंगे इसी सेम चैनल पे। सब्जेक्ट आपका रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जय हिंद।